ये किसका मकबरा है, दुनिया वाले जान जाएंगे। तुम मेरी कब्र के पत्थर पे हिंदुस्तान लिख देना। राजस्थान की वीर भूमि पर राजपूत, जाट, कायम खानी, मुसलमान, गुर्जर और अहीर परंपरागत सैनिक जातियां रही हैं। कायम खानी क्षत्रिय समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। रिटायर्ड कर्नल जसवंत खान कहते हैं कि कायम खानी साहसी और वीरों की कौम है। कर्म सिंह जो क्षत्रिय से इस्लाम धर्म के अनुयायी बने, बाद में कभी कर्म सिंह को कायम खान के नाम से जाना गया और इन्हीं से कायम खानियों की उत्पत्ति हुई। कर्म सिंह जिसे बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने कायम खान नाम दिया था। कर्म सिंह एक तेजस्वी और प्रतापी वीर राजपूत। देश की पुलिस, प्रशासनिक और सैन्य सेवाओं में कायम खानियों ने बखूबी अपनी बहादुरी और शक्ति साबित की है। यही वजह है कि मुगल काल, ब्रिटिश काल और स्वाधीनता संग्राम में इस कौम की बहादुरी को इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। हमें नाज है कि इस कौम पर जिसने भारतीय सेना को मोहम्मद अयूब खान, एमएच खान, नूर मोहम्मद खान, मुराद खान पहाड़न, रफीक खान और सरदार खान जैसे वीर चक्र विजेता दी। मोटे राव धांधु के चौहान राणा गंगादेव के वंशज थे। राणा गंगादेव के पोते अमरराज ने धांधु से उठकर ददरेवा को अपना ठिकाना बनाया था। राजस्थान के नोहर भादरा के पास बाबा गोरखनाथ का टीला है। इसी के पास गोगा पीर की समाधि है। इसे गोगा मेड़ी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का प्रसिद्ध गोगा मेला भी यहीं पर होता है। इसी गोगा मेड़ी के जंगलों में शिकार खेलने ददरेवा ठाकुर मोटेराव चौहान का राजकुमार कर्म सिंह चौहान आया हुआ था। शिकार खेलने के पश्चात जिस पेड़ की छाया में कर्म सिंह सोए हुए थे, वहां सूर्य की किरणों के विपरीत उस पर पेड़ की छाया पड़ रही थी। उसी पेड़ के पास से दिल्ली का तत्कालीन शासक फिरोज शाह तुगलक गुजरा। जब उसने यह अद्भुत नजारा देखा तो उसके मन मस्तिष्क में उस नवयुवक के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ। फिरोज शाह तुगलक उस नवयुवक राजकुमार कर्म सिंह चौहान को अपने साथ हिसार ले गया और रीति रिवाजों के अनुसार उसकी शिक्षा दीक्षा करवाकर उसका नाम कायम खान रखा और अपने संरक्षण में ही उसकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ करवाई तथा पूर्ण शिक्षा दिलवाने के पश्चात उस कायम खान को हिसार का जागीरदार नियुक्त किया। ये चौथे कुतुब है नूरुद्दीन नूरजहां। कायम खान इन्हीं के पास रहे थे। इन्होंने इनको इस्लाम की शिक्षा दीक्षा दी। लेफ्टिनेंट कर्नल लॉकेट ने अपने जर्नल मई जून 1839 ईस्वी में अपनी शेखावाटी की यात्रा के वर्णन में इस घटना से संबंधित बादशाह फिरोज शाह तुगलक तथा करमचंद्र उर्फ कर्मसिंह चौहान के वार्तालाप के प्रसंग को कुछ इस तरह अंकित किया है। सकल बिरछ छैया ढल गई, वाह तरुवर की दूर न भई। बादशाह के प्रश्न पर करमचंद ने कहा, ददरईवा रहने का ठाव, मोटा राव पिता का नाम, वंश हमारा है चौहान, नाम करमचंद कहत जहान। इस पर बादशाह बोले, कहो संग चलो चौहान। पंडित झाबरमल शर्मा अभिनंदन ग्रंथ के पृष्ठ 108-109 पर भी उपरोक्त प्रसंग के आधार पर अंकित किया गया है कि जिस वृक्ष के नीचे करमचंद सोया हुआ था उसकी छाया ढली नहीं, स्थिर थी। यह देखकर आश्चर्यचकित होकर बादशाह ने सैयद नासिर से उसका कारण पूछा तथा सोचा कि अवश्य यह विलक्षण प्रतापी पुरुष होगा। इसका हिंदू होना जानकर बादशाह को और अधिक आश्चर्य हुआ और उसने करमचंद को मुसलमान बनाने की ठान ली। बादशाह ने इसका नाम कायम खान रखा तथा सैयद नासिर को शिक्षा दीक्षा हेतु सुपुर्द कर दिया। इसी कायम खान तथा इसके दो भाइयों जैनदी व जबरुद्दीन की संतानें आगे चलकर कायम खानी कहलाई। गोगा जी से 16वीं पीढ़ी बाद करमचंद हुआ था। गोगा जी लोक देवता के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए हैं। वे पशुधन के संरक्षक तथा सांपों से रक्षा करने वाले माने जाते हैं। गोगा जी की मृत्यु सन 10,024 ईस्वी के आसपास मानी जाती है और इसी के आधार पर औसत आयु 20 वर्ष के आसपास मानी जाने पर मोटेराव चौहान का समय
1315 ईस्वी के आसपास बैठता है, जो सही प्रतीत होता है। यह प्रमाणित हो चुका है कि करम सिंह को सन 1383 ईस्वी में शिक्षा दीक्षा के पश्चात मुसलमान धर्म स्वीकार करवाया जाकर उसका नाम कायम खान रखा गया। उसे उमराव का रुतबा तथा जागीर बख्शी जाकर बादशाह ने अपने पास दिल्ली में ही रखा था। कायम खान के हिंदू संस्कार सदैव प्रबल रहे। उसका संपर्क भी अपने जन्मस्थान के आसपास की शासक जातियों से बना रहा था। उसने किसी मुस्लिम बेगम से शादी नहीं की। उसके साथ यह प्रवाद भी प्रचलित है कि उसे 24 पीरों की करामात भी सैयद नासिर ने बख्शी थी, क्योंकि सैयद नासिर की तलवार उठाने में वही सफल हुआ था। इसके अतिरिक्त हांसी के पीर कुतुब नूरुद्दीन नूरे जहां की उस पर कृपा थी। उपरोक्त वर्णांत से यह प्रमाणित हो चुका है कि करम सिंह उर्फ कायम खान ने किसी भी लालच से वशीभूत होकर या धर्म प्रचार के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था। अगर ऐसा होता तो दीगर वीर शासक कभी भी उससे विवाह संबंध स्थापित नहीं करते और न ही उसके हिंदू संस्कार सदैव प्रबल रहते। इसलिए इस प्रकार की प्रचलित भ्रांतियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। उन्होंने अपनी राजपूती पहचान को कभी नहीं भुलाया। मुसलमान होते हुए भी चौहान होने का सदा गौरव किया। जहां मौलवियों द्वारा निकाह पढ़ाई जाती थी, वहीं ब्राह्मणों पुरोहितों द्वारा फेरे करवाए जाते थे। नवाबी तकरीबन 280 वर्ष तक रही। आपसी मनमुटाव और चारित्रिक दुर्बलता के कारण भाइयों ने ही साथ नहीं दिया और यह राज्य शेखावतों को हस्तांतरित हो गया। सदा न काहू के रही प्रियतम की गलबाह, ढलते ढलते ढल गई जो तरवर की छाह। दौड़ता है खून नस नस में तेरे चौहान का, आन पर मिटता रहा है लाल कायम खान का। अपने वतन के वास्ते मिटना ही तेरी आन है, मोड़ता है मुंह मौत का तेरी निराली शान है। जो कदम आगे बढ़े हरगिज न फिर पीछे हटे, तुझको झुकना ना गवारा था बला से सर कटे। तू ही मजलूमों का हामी था वतन की आस तू, खून से रण खेत में लिखता नया इतिहास तू। धार पर तलवार के रहती थी तेरी जिंदगी, तूने हमेशा मौत को समझा किया एक दिल लगी। कौम की तवारीख तलवारों से लिख जो गए, गर्दिश आयाम में क्या हर्फ सारे खो गए। हर्फ तो दिल में लिखे हैं, खून में वही जोश है सफीना भी वही, क्यों नाखुदा खामोश है। उठ खड़ा हो सुन तेरे अखलाक की क्या शान है, आन पर कायम ही कायम खानी की पहचान है। जो है असलाफ की उस शान की तू शान रख, कायम है तू कायम ही रह अपनी सही पहचान रख। ऐ वतन के पासबा तुम पर वतन को नाज है, तू सदा कायम रहे सरहद की यह आवाज है। दिल तेरा वीरों का है, बाजू तेरा फौलाद का, हिंद की औलाद का। जो निसारानी वतन की लिस्ट में अव्वल है तू, हिंद के गुलशन का खिलता राही दिलकश गुल। तारीख शेखावाटी के पेज 142 पर अंकित है कि राणा मोतीराव ददरेवा के गोगाजी के 16वें वंशज थे, जिनमें अंतिम 6 हैं जैतसी, पूर्णपाल, रूपपाल, राणा रावण, तिरनपाल और मोटेराव। गोगा गाथा के पृष्ठ 11 पर अंकित किया गया है कि मोटेराव को राणा का खिताब था। अर्ली चौहान डायनेस्टी के पृष्ठ 327 पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने उल्लेखित किया है कि गोगाजी से राणा मोटेराव की अवधि करीब 327 वर्ष की थी। जैतसी के शासनकाल के एक प्रालेख से इसकी पुष्टि होती है। राणा मोटेराव ने 4 शादियां की थी, जिससे उनके 6 पुत्र हुए। तवारीख राजपूत कायम खानी में श्री ताज मोहम्मद खान ने लिखा है कि रानी कंवलदे कंवर जो भाटी थी तथा सिरसा के राजा की बेटी थी, उससे जसवंत सिंह उर्फ जैनदे खान तथा करम सिंह उर्फ कायम खान, रानी मस्कोद कंवर जो धारा के पंवार राजा की पुत्री थी, उनकी कोख से जबरदी सिंह उर्फ जबरुद्दीन खान पैदा हुए थे। कवि श्यामलदास ने 5 पुत्रों की पुष्टि की है, जबकि तारीख सीकर एवं तारीख चूरू ने 6 पुत्रों की पुष्टि की है। बड़ा पुत्र जसवंत सिंह उर्फ जेंदी खान नारनौल, तीसरा पुत्र जबरदी उर्फ जबरुद्दीन खां चरखी दादरी, बेरी रामपुरा, कल्याणपुरा के जागीरदार जगमाल सिंह तथा उसके छोटे जयराज और भोजराज ददरेवा में रहे। ददरेवा से करम सिंह को अपने साथ लेकर फिरोज तुगलक ने उसे हिसार के नवाब सैयद नासिर दौला को सुपुर्द कर
उचित शिक्षा दिलाने के निर्देश दिए। इस पर मोटेराव हिसार गया, जहां बादशाह ने उसे समझा बुझाकर 5000 पदवी और सिरोबाव देकर वापस रवाना किया। मीर सैयद ने शिक्षा पूर्ण होने पर सुन्नत करवाकर करम सिंह उर्फ करम सिंह का नाम कायम खान रखा तथा उसको दिल्ली ले गया। तब बादशाह ने उसे मनसब देकर सम्मानित किया। एक बही के अनुसार सैयद नासिरुद्दौला ने उसे गोद में ले लिया था। वह कायम खान को अत्यधिक स्नेह देता था। अपनी वृद्धावस्था में वो दिल्ली दरबार पहुंचा। उसके 12 पुत्र थे। फिर भी उसने बादशाह से सिफारिश की कि उसकी मृत्यु पर कायम खान को ही हिसार का जागीरदार बनाए। नासिरुद्दौला की मृत्यु सन 1383 ईस्वी में होनी प्रमाणित हो चुकी है। परिणाम स्वरूप सन 1383 ईस्वी में कायम खान हिसार का जागीरदार बना। अतः कायम खानी नवाबत वास्तविक अर्थों में सन 1383 में प्रारंभ हुई है। दिल्ली सल्तनत पृष्ठ 201 के अनुसार सुल्तान फिरोज शाह तुगलक अबोहर के भाटियों का दौहित्र था। कायम खान की भाटियों के साथ शादी हुई थी, इसलिए उसे हिसार की बावनी जागीर में दी। फतेहपुर परिचय में कायम खान द्वारा 7 विवाह करना तथा 7 स्त्रियों से 6 पुत्र होना अंकित किया गया है। इसका वर्णन रासों में भी आता है। चौहानों का 24 में अंकित किया गया है कि कायम खान ने एक विवाह नागौर के द्वारकादास जी टाक की पुत्री से किया था तथा मोहम्मद खान और ताज खान उसी स्त्री से पैदा हुए थे, जबकि सब चराग उर्दू के पृष्ठ 41-42 में 6 स्त्रियों के नाम बताए गए हैं, लेकिन तवारिख राजपूत कायम खानी में 7 स्त्रियों के नाम बताए गए हैं, जो इस तरह से हैं। सिवाड़ के रतन सिंह पंवार की पुत्री उम्मेद कंवर, शिवानी के रघुनाथ सिंह की पुत्री दाड़म दे, मारोठ के शिवराज गौड़ की पुत्री जीत कंवर, खंडेला के निर्वाणों की सुजान कंवर, नागौर के दुर्गादास टाक की पुत्री रतन कंवर, जैसलमेर के राजपाल भाट के पुत्र कीरत सिंह की पुत्री सुजान कंवर और धौद के भगवान दास बड़गुजर की पुत्री चांद कंवर। उम्मेद कंवर से मोहम्मद खान, दाड़मदे से ताज खान, चांद कंवर से कुतुब खान, सुजन कंवर से मोहन खान और इख्तार खान, रतन कंवर से वाजिद खान तथा जीत कंवर से एक पुत्री ताज दौलत पैदा हुए। श्री भंवरलाल भाट ने, जो अलमास, चूड़ी व बेसवा के हाथी खानियों के भाट रहे हैं, ने अपनी बही में चांद कंवर को इंद्र कंवर तथा सुजान कंवर को सिरे कंवर लिखा है। जब फिरोज शाह तुगलक ने ठट्टा में विजय करने के लिए कूच किया, तब कायम खान को फौजदार नियुक्त किया गया। बादशाह की अनुपस्थिति का लाभ उठाने की गरज से मुगलों ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, लेकिन कायम खान ने सुरक्षित फौज से न केवल मुगलों को पराजित किया, अपितु काफी माल और असबाब लूटा और उसे बादशाह को सुपुर्द कर दिया। इस पर बादशाह ने कायम खान का न केवल मनसब बढ़ा दिया, बल्कि उसका नाम खाने जहां रखा। हालांकि इस तथ्य को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। तारीख फिरोज शाही के अनुसार प्रधानमंत्री मलिक मकबूल ब्राह्मण था। उसने दिल्ली की रक्षा की थी और उसको खाने जहां की उपाधि दी गई थी। कायम खान ने फिरोज शाह, मोहम्मद शाह और उसके पुत्र नासिर खान तुगलक के समय तक दिल्ली की सेवा की। नासिर खान तुगलक के पुत्र नहीं था, जिसकी वजह से प्रधानों ने उसके खास गुलाम मल्लू खान को बादशाह बना दिया। वर्ष 1398 से 1401 ईस्वी। उस पर कायम खान ने ऐतराज किया और अपनी सेना लेकर हिसार की तरफ रवाना हो गया। मल्लू खान ने इसे अपना अपमान समझा तथा कायम खान का पीछा करके 20 कोस की दूरी पर कायम खान पर आक्रमण कर दिया। जान कवि के रासा ने इस स्थान का उल्लेख नहीं किया है। रासा के अनुसार ये वाकया सन 1401 ईस्वी में बैठता है। इस युद्ध में कायम खान की भारी विजय हुई तथा भ्रणी, भटनेर, भादरा, भिरानी, कौड़ी, बजवारा, कालपी, इटावा, उज्जैन और धार उसके अधीन हो गए। मल्लू खान की कायम खान से ये अंतिम मुलाकात थी। तैमूर लंग ने दिल्ली लूटी तथा 1398 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन बैठा। 1 जनवरी 1399 तक दिल्ली में रहकर तैमूर लंग वापस काबुल की ओर रवाना हो गया तथा खिज्र खान यानी दौलत खान पठान को 50,000 सैनिक देकर उसे दिल्ली का शासक बना गया। मल्लू खान ने तैमूर लंग की अनुपस्थिति में दिल्ली को घेर कर दौलत खान से युद्ध किया, किंतु वो मारा गया सन 1404 ईस्वी। इसके पश्चात दौलत खान ने कायम खान के साथ अपना फरमान भेजा कि वो दौलत खान का आधिपत्य स्वीकार कर ले। कायम खान ने साफ इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप दौलत खान के सेनापति मोइनुद्दीन और कायम खान में जंग हुई, जिसमें मोइनुद्दीन मारा गया। इसके पश्चात कायम खान ने दिल्ली का शासक बदल डालने का निश्चय किया तथा मुल्तान शासक खिज्र खान 1407 ईस्वी में पत्र लिखा कि मैं तुम्हें दिल्ली का राज देता हूँ, यदि इच्छा हो तो आओ, तथा अपना दल बल लेकर नागौर होते हुए मुल्तान पहुंचा। तब खिज्र खान ने नागौर में राव चूड़ा को हराकर उसे मारकर नागौर पर कब्जा किया। कायम खान एवं खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में दिल्ली के शासक दौलत खान को हराया।
खिज्र खान दिल्ली का शासक बन बैठा। राजा ने जगह जगह दौलत खान पठान को खिज्र खान संबोधित किया है, जो दूसरे इतिहास में सही नहीं पाया गया है। उसका असली नाम दौलत खान पठान ही पाया गया है। उसी मुल्तानी खिज्र खान ने सन 1411 ईस्वी में कायम खान को हिसार की शिकदारी सौंपी थी। इससे स्पष्ट है कि नवाब कायम खान कितना शक्तिशाली हो गया था तथा उसका कार्यक्षेत्र केवल हिसार ही नहीं अपितु पूरा उत्तर भारत रहा था। खिज्र खान के दिमाग में यह ख्याल आया कि कायम खान सबल है तथा उसे मार डालना उचित रहेगा। इसी ख्याल से धोखे से खिज्र खान ने कायम खान को नदी में धक्का दे दिया। यद्यपि कायम खान नदी से सकुशल बाहर आ गया, किंतु वृद्धावस्था के कारण उसने खिज्र खान से बदला नहीं लिया और 95 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन चौहानों का 24 में बताया गया है कि नदी में नाव के उलट जाने से कायम खान की मृत्यु हुई थी। फतेहपुर परिचय में कायम खान का स्वर्गवास संवत 1475 ईस्वी अंकित किया गया है, जबकि चौमासा में संवत 1477 है। नए इतिहासकार उसकी मृत्यु सन 1419 ईस्वी में मानते हैं। तारीख मुबारक शाही के अनुसार सन 1419 में खिज्र खान बदाऊं की तरफ बढ़ा और कस्बा पटियाला के पास उसने गंगा को पार किया। जब बदाऊं के अमीर मेहताब खान ने यह सुना तो उसने घेरा सहने की तैयारी की। खिज्र खान 6 माह तक डेरा डाला रहा। जब दुर्ग को जीतने वाला ही था तो उसे दिल्ली में षड्यंत्र की सूचना मिली तो उसने घेरा उठा लिया और दिल्ली की तरफ कूच किया। रास्ते में गंगा के किनारे हिजरी सन 822 जुम्मादल अव्वल 20 को दिनांक 14/6/1419 कायम खान, इख्तियार खान वगैरह को पकड़कर राजद्रोह के अपराध में मार डाला और दिल्ली आ गए। यदि उसको सही माने तो उस वक्त कायम खान की उम्र 95 वर्ष नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी उम्र में सेना में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। हिसार की स्थापना सन 1351 के पश्चात की है। यदि मृत्यु की उम्र 95 वर्ष माने जब वह मुसलमान बना वर्ष 1382 ईस्वी, तब उसकी उम्र 59-60 वर्ष होनी चाहिए, जो सही प्रतीत नहीं होती है। अतः यह निश्चित नहीं है कि कायम खान की मृत्यु के समय उसकी आयु कितनी थी, लेकिन यह प्रमाणित हो चुका है कि उसकी मृत्यु जुम्मादल अव्वल 20 हिजरी संवत 822 अर्थात दिनांक 14/6/1419 ईस्वी में हुई थी। कायम खान को हांसी में दफनाया होगा। श्री वकारुर रहमान जमाली सज्जादा नसीन दरगाह 4 कुतुब हासी ने बताया कि बाबा कुतबे जमालुद्दीन अहमद सहाबुद्दीन गौरी की फौज के सिपाही तथा बाबा फरीदगंज सक्कर के मुरीद थे। हांसी पर सहाबुद्दीन गौरी की फौज की विजय के पश्चात कुतबे जमालुद्दीन अहमद ने हांसी में ही खुदा की इबादत शुरू की। सबसे बड़े खलीफा शेख कुतुब जमालुद्दीन हांसवी, शेख बुरहानुद्दीन, शेख मुनव्वरुद्दीन, शेख नूरुद्दीन और निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली वाले सब इसमें इबादत किया करते थे रात में। ये औलिया मस्जिद इसलिए कहते, ये ख़ास मकाम है, बहुत बड़ा रुतबा है इसका, ये वो औलिया मस्जिद इसलिए कहलाती है। इनके साहबजादे कुतबे बुरहानुद्दीन अहमद सूफी, इनके साहबजादे कुतबे कुतुबुद्दीन मुनव्वर तथा इनके साहबजादे कुतबे नूरुद्दीन नूरे जहां, चारों को एक ही स्थान पर दफनाया गया था। इसलिए हांसी की दरगाह को 4 कुतुब कहते हैं और दरगाह के क्षेत्र में मोहम्मद खां का मकबरा स्थित है। दरवाजे नहीं हैं, फर्श पूरा उखड़ा हुआ है, मजार में दरार पड़ चुकी हैं। कायम खानी समाज की महासभा को चाहिए कि इस ऐतिहासिक इमारत की मरम्मत करवाकर उसे स्थायी बनवाया जाए। उसी के पीछे सिरसा रोड पर कायमसर तालाब आज भी मौजूद है। ये नवाब मोहम्मद खां का मकबरा, झुंझुनू के कायम खानी स्वतंत्र नवाब कायम खां के बेटे नवाब मोहम्मद खां का मकबरा है, जो झुंझुनू स्वतंत्र नवाब रहे। कायम खान का मुख्य कार्यकाल फिरोज तुगलक की मृत्यु से प्रारंभ होकर खिज्र खान का दिल्ली की सल्तनत प्राप्त करने तक का था। उसने न केवल अनेकों षड्यंत्रों का ही सामना किया, बल्कि अनेकानेक प्रलोभनों को भी ठुकराया था। उसका अपनी मृत्यु तक शेखावाटी क्षेत्र से बहुत ही निकट का संपर्क बना हुआ था। इसी संपर्क की वजह से उसके पुत्रों का यह इलाका अच्छा देखा भाला था। कायम खान के 6 पुत्रों में ताज खां फतेहपुर व मोहम्मद खां झुंझुनू के नवाब बने। मोहन खान फातियाबाद तथा बाद में बगड़ इख्तार खान ढोसी के जागीरदार बने रहे तथा कुतुब खान उर्फ छीप खान बारवा, जो अब नवलगढ़ तहसील में स्थित है, वहां के जागीरदार बने। वाजिद खां उर्फ अहमद खां 1419 ईस्वी में अपने पिता के साथ ही फौत हो गया था। इख्तियार खां उर्फ अखन खां, जो ढोसी का नवाब था, वो काफी शक्तिशाली था। उसने बहलोल लोदी के घोड़े तक पकड़ लिए थे तथा आमेर अमृतसर तक आकर
चौथ वसूल करता था। उसके कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसने आगे चलकर जैन कायम खां का अपनी मौत तक शेखावटी क्षेत्र से विशेष संबंध और निकटता बनी रही। कायम खां ने कल और आज में अब आगे जगमाल सिंह ददरेवा का जागीरदार बना रहा। उसके छोटे भाई अजयराज और भोजराज भी उसके साथ ही रहे। वीरराज, मालदेव, शिवराम, कुशाल सिंह, भोजराज, कृपाराम, रूपलाल, खेत सिंह और मान सिंह ददरेवा के राणा बने। तवारीख राजपूत कायम खानी के अनुसार विक्रम संवत 1556 सन 23/9/1509 को बीकानेर के राठौड़ों ने ददरेवा पर आक्रमण कर मान सिंह और उसके साथियों का कत्ल कर चौहानों के शासन को ददरेवा से समाप्त कर दिया। हिस्ट्री ऑफ बीकानेर के अनुसार मान सिंह चौहान 500 साथियों के साथ मारा गया तथा स्त्रियों ने जौहर किया। तारीख विनोद के अनुसार मान सिंह चौहान अपने 300 साथियों के साथ मारा गया तथा स्त्रियों ने जौहर किया। अतः यह स्पष्ट है कि सन 1509 ईस्वी में ददरेवा से चौहानों का शासन समाप्त हो गया तथा ददरेवा हमेशा के लिए बीकानेर राज्य का हिस्सा बन गया। सन 1421 में हिसार की जागीर मलिक रजब नादिर को सौंप दी। चौमासा के अनुसार दोनों भाई पहले अपने ननिहाल जैसलमेर चले गए। कुछ दिन वहां रहने के पश्चात दोनों भाई अपने नाना द्वारकादास टांक के पास आकर सन 1421 में नागौर रहने लगे तथा मौकल सिंह चित्तौड़ को अपना धर्म भाई बनाया। जॉन कवि का कहना है कि दोनों भाई नागौर के नवाब फिरोज खां के बुलाने पर एवं बड़ी खाटू की जागीर देने पर नागौर आए थे तथा उसके साथ रहने लगे। सन 1428 ईस्वी में जब राणा मौकल ने नागौर पर आक्रमण किया तब दोनों भाई तटस्थ रहे। परिणाम स्वरूप फिरोज खान पराजित हुआ। सभी लाशों पर जूंजा जाट की लाश रखकर उसका दाह संस्कार किया गया। बाद में इसी जूंजा जाट के नाम से झुंझुनू शहर बसाया गया। खिज्र खां की मृत्यु हो जाने पर ताज खां और मोहम्मद खां ने वापस हिसार पहुंचकर न केवल मोहम्मद हसन जो 1427 से फौजदार था उसका ही कत्ल किया अपितु खेतड़ी, पाटन तथा खटकश तक के राज्य का और विस्तार किया। मोहम्मद खां उस अवधि में हांसी चला गया था। ताज खां और उसके पुत्र फतेह खां ने करीब 26 में ताज खां एवं मोहम्मद खान ने मुबारक शाह के मंत्रियों से मिलकर उसे मरवा दिया, किंतु इस उपद्रव में ताज खान भी काफी घायल हो गया था। ताज खां संवत 1503 यानी 1446 ईस्वी में मर गया। उसकी मृत्यु के पश्चात फतेह खान हिसार का नवाब बना। बहलोल लोदी जैसे ही दिल्ली का बादशाह बना उसने कठोर सैनिक नीति अपनाते हुए हिसार की जागीरी ही खत्म कर दी और उसे खालसा घोषित कर दिया। तब फतेह खान ने हिसार त्याग दिया और मौजूदा फतेहपुर के पास रणऊ ग्राम में आकर अपने राज्य का विस्तार किया। यद्यपि फतेहपुर की नींव तो सन 1405 ईस्वी में ताज खां द्वारा ही रखी जा चुकी थी, किंतु वास्तविक विस्तार सन 1451 में फतेह खां के आने के पश्चात शुरू हुआ था। इसी बीच संवत 1444-47 के मध्य नींव रखी गई झुंझुनू का सही विस्तार और विकास सन 1409 ईस्वी में मोहम्मद खान के वहां पूर्णतया विस्थापित होने से प्रारंभ होता है। मोहम्मद खान द्वारा झुंझुनू बसाने के बारे में एक प्रचलित प्रवाद भी है। मोहम्मद खान विख्यात सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी की 5वीं पुश्त में प्रसिद्ध हुए सूफी शेख कमालुद्दीन हुसैन नागौरी को बहुत मानता था। शेख कमालुद्दीन दिल्ली जाते वक्त झुंझुनू विश्राम हेतु ठहरे। वहीं मोहम्मद खान पहुंच गया और दुआ सलाम की। शेख ने कहा, आ रे मेरे भौमिया। मोहम्मद खान ने जवाब दिया, मैं भौमिया कहाँ हूँ। शेख ने उसे तसल्ली देकर कहा, तू यहाँ का जल्दी ही भौमिया बन जाएगा। उक्त प्रचलित प्रवाद आफ्ताबे नागौर पृष्ठ 95 तथा शेखावाटी प्रदेश का प्राचीन इतिहास पृष्ठ 146 पर अंक। 1908 में फतेह खां हिसार की गद्दी पर बैठा। हिसार की वृद्धि के लिए उसने आसपास की कई छोटी मोटी लड़ाई लड़ी, किंतु राज्य वृद्धि में असमर्थ ही रहा। अतः उसने पूर्व में ऋणाऊ के पास नींव डाले हुए नए शहर को संवत 1508 अर्थात सन 1451 ईस्वी में चैत्र शुक्ल 5 हिजरी सन 857 सफर महीने की 20 तारीख को अपने नाम से फतेहपुर आबाद कर फतेहपुर के किले की नींव भी डाल दी। इस प्रकार 5 वर्षों तक हिसार की नवाबी करने के पश्चात नवाबत फतेहपुर स्थानांतरित हो गई तथा फतेहपुर वाटी का विकास प्रारंभ हुआ। किले के निर्माण के साथ ही फतेह खां अपने साथ कई साहूकार और दिग्गज कारीगरों को लेकर आया था। अब सवाल यह है कि फतेह खां ने इसके लिए
यही इलाका क्यों चुना? इसके कई कारण बताए गए हैं। प्रथम, उस वक्त जोधपुर व बीकानेर की रियासतें मजबूत नहीं थी। उनकी सही स्थिरता क्रमशः 1459 व 1488 ईस्वी के आसपास होना बताई गई है। दूसरा, ये इलाका रेगिस्तानी था, अतः इस पर दिल्ली की नजरें नहीं होती थी। तीसरा, इस क्षेत्र के आसपास जोड़ चौहानों, जाटों, साखला व जायों के गांव थे जो कतई शक्तिशाली नहीं थे। इसलिए यह क्षेत्र नए राज्य के स्थापना हेतु सर्वोत्तम सुरक्षित क्षेत्र था। लोदी ने जैतूर पर चढ़ाई की, तब नवाब फतेह खां अपनी तरफ से एक सेना लेकर जैतूर जा पहुंचा और अपनी वीरता दिखाई। उसकी अनुपस्थिति में राव जोधा के भाई कांघल ने फतेहपुर पर चढ़ाई कर दी थी। छापर द्रोणपुर का बैरसल 1473 ईस्वी में स्वामी था, किंतु राव जोधा ने इस प्रदेश पर आक्रमण कर बैरसल तथा उसके छोटे भाई नरबद को हराकर कब्जा कर लिया। बैरसल तथा नरबद ने फतेहपुर आकर फतेह खां की शरण ली थी, जिसकी वजह से राठौड़ों व कायम खानियों में रंजिश उत्पन्न हो गई थी। इसलिए ही कांधल ने फतेहपुर पर आक्रमण किया था। फतेहपुर के सेनापति बहुगुण ने उसका अलखपुरा में सामना किया। इस युद्ध में बहुगुण का सिर कट गया, लेकिन विजय नवाब की सेना की ही हुई। बहुगुण की लाश फतेहपुर किले के पश्चिम में जाट के पेड़ के पास दफनाई गई तथा सिर अलखपुरा में। दोनों कब्र आज भी मौजूद है। जाट के पेड़ के पास कुआं था जो बहुगुण का कुआं कहलाता है। उस समय स्वामी गंगादास ने पीछे फतेहपुर शहर की रक्षा की, जिससे खुश होकर उन्हें ताम्रपत्र दिया गया, जिसमें प्रत्येक घर में 1 पैसा सालाना देना अंकित था। इसकी पुष्टि तवारीख राजपूत कायम खानी से होती है। जब बहलोल लोदी रणथंभौर पर आक्रमण करने जा रहा था तो फतेह खां भी उससे जा मिला। उसने मांडू के सुल्तान को हराकर उसका सर काटकर बादशाह को भेंट किया। तबकाते अकबरी के अनुसार बहलोल ने सन 1482 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। ये सन सही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि सन 1474 में फतेह खां की मृत्यु हो गई थी। ढोसी के नवाब तथा फतेह खां के चाचा इख्तियार उर्फ अखन ने मेवातियों के खिलाफ फतेह खां से सहायता मांगी थी, जिस पर फतेह खां ने अखन को पूर्ण सहयोग देकर न केवल मेवातियों को ही कुचला, अपितु अहमद खां मेवाती को भी बुरी तरह से पराजित किया। मुस्की खां पठान ने भी फतेह खां को ललकारा था। दोनों के बीच सिरसा में युद्ध हुआ, जहां मुस्की खां मारा गया। वापसी में फतेह खां ने भिवानी को जमकर लूटा तथा कई बंदी अपने साथ लाया। यहां पर तंवर वंशी राजपूती गोत्र जावलों का शासन ने 5 शादियां की। उसकी पत्नियों के नाम तारीख राजपूत कायम खानी ने इस प्रकार बताए: नगीना की सालिम खां पवार की पुत्री गौरव खातून, श्याम सिंह राठौर की पुत्री अंगन कंवर, बेरीसाल कच्छावा निवासी अजबगढ़ की पुत्री राज कंवर उर्फ गुमान कंवर, छापोली के मदन सिंह निर्वाण की पुत्री सिरे कंवर, तो शिवानी के शीशपाल की पुत्री महाकंवर। इन 5 पत्नियों से फतेह खां को 10 पुत्र हुए। फतेहपुर परिचय के मुताबिक फतेहपुर का किला, जैन मंदिर, गंगानाथ जी का मंदिर और बहुगुण का कुआं इसी नवाब के शासन में बने थे। इससे न केवल उसकी इमारतों के प्रति रुचि ही प्रदर्शित होती है, बल्कि उसकी धार्मिक सहिष्णुता का भी परिचय मिलता है। इससे यह भी स्पष्ट है कि उसने मंदिरों के निर्माण में सहयोग देकर अपनी राजपूती पहचान को बरकरार रखा था। तारीखे खान जहां लोदी खंड के मुताबिक बहलोल लोदी ने हिसार वापस अपने अधिकार में ले लिया था, नवाबी पूर्णतया फतेहपुर से संचालित होने लगी थी। पल्लू, सहावा, भादरा, भारंग आदि फतेहपुर के अधीन आ गए थे, तो तारीख राजपूत कायम खानी के मुताबिक फतेह खान ने रतनगढ़, चूरू तक अपने राज्य का विस्तार किया। पल्लू, सहावा, भादरा, भारंग, बाइला में चौकियों का निर्माण किया गया ताकि राज्य की सही सुरक्षा की जा सके। झोड़ोद पट्टी के 57 गांव भी उसी की सीमा में थे। फतेह खां के 10 पुत्रों का उल्लेख आता है: जलाल खां, हैबत, मोहम्मद, असद, दरिया, मंसूर, बाला, शेख सजहवलों, हैतम, हिसाम और
शेख संग्राम। जौन कवि ने उसके कोई पुत्री नहीं होने का उल्लेख किया है, जबकि अकबरी के मुताबिक फतेह खान ने सन 1451 से 1474 ईस्वी तक फतेहपुर की नवाबी की। सन 1474 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। ही अपने पिता द्वारा निर्मित कोट को और आगे बढ़ाया, एक बहुत बड़ी पोल का निर्माण करवाया। अपने नाम से फतेहपुर के दक्षिण में 3 कोस की दूरी पर जलालसर नामक गांव बसाया। फतेहपुर परिचय के अनुसार जलाल खां संवत 1531 में फतेहपुर का नवाब बना। नागौर पर पहले मुजाहिद खां का पुत्र साले खां, बाद में उसका पुत्र फिरोज खां नवाब बना था। दोनों कमजोर थे। जलाल खां ने कई दफा नागौर को लूटा, जिससे क्रुद्ध होकर नागौर के नवाब ने मुगल चौपान खां को सहायता हेतु बुलवाया। दोनों सेनाओं ने एक साथ मिलकर फतेहपुर पर आक्रमण किया और कटरा थल पर आमने सामने हुए, जहां जलाल खां की भारी जीत हुई। उसके बाद समसखा टाक, जो नागौर का सरदार हुआ करता था, वो भी जलाल खां से परास्त हुआ। तारीख राजपूत कायम खानी के मुताबिक जलाल खां लोहारगल से नागौर पर आक्रमण करता रहता था। झुंझुनू में समस खां की मौत के बाद उसका पुत्र फतेह खां नवाब बना। फतेह खान ने अपने भाई मुबारक शाह और विमाता को काफी परेशान किया, जिस पर मुबारक शाह ने जलाल खां से इमदाद मांगी। तब जलाल खां ने झुंझुनू पर चढ़ाई करके फतेह खां को हराकर मुबारक शाह को झुंझुनू का नवाब बनाया। फतेह खां बहलोल लोदी का दामाद था। दिल्ली फतेह खां को चाहकर भी वापस झुंझुनू नहीं दिलवा सकी। तब से प्रथा चल पड़ी कि जिसको फतेहपुर वाले चाहते थे वही झुंझुनू का नवाब बनता था। लोहारगल, सीकर और उदयपुर वाटी के मध्य स्थित वो पहाड़ी इलाका है जिसके लिए भांति भांति की किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पांडवों ने भी लोहारगल में शरण ली थी। यहाँ के निवासियों का विश्वास है कि यहाँ के पानी में लोहा गल जाता था, इसलिए शायद उसका नाम लोहारगल पड़ा। ये स्थान जिला झुंझुनू में आता है। जब बीकानेर के बीदा को पता लगा कि जलाल खां लोहारगल रहने लगा है, तो उसने नरहड़ के दिलावर खां से मिलकर उसे फतेहपुर पर आक्रमण हेतु साथ ले आया। उसकी सूचना मिलते ही जलाल खां के पुत्र दौलत खां ने तुरंत फतेहपुर पहुंच उसकी रक्षा की, तो बीदा व दिलावर खां खाली हाथ लौट गए। ये युद्ध विक्रम संवत 1545 से 46 के बीच हुआ था। जलाल खां नागौर को तंग करने के इरादे से लोहागल आकर रहने लगा। इसने बादशाह बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी के समकालीन नवाबी की है। जलाल खां की मृत्यु सन 1489 में हुई थी। इसकी 4 पत्नियां थी। भटनेर के अजय सिंह भाटी की पुत्री अजय कंवर, आगा खातून पंवार, शिवानी की राज कंवर, तो फूल कंवर राठौर से 10 पुत्र थे। दौलत खां, अहमद खां, नूर खां, फरीद खां, निजाम खां, पहाड़ खां, दाऊद खां, लाड खां, अखन उर्फ एमन और दरिया उर्फ मोहम्मद शाह। इसकी पुत्रियों का उल्लेख नहीं मिलता है। तारीख राजपूत कायम खानी में केवल 7 पुत्र दौलत खां, अहमद खां, नूर खां, निजाम खां, पहाड़ खां, लाड खां, फरीद खां और राहत खां का उल्लेख किया गया है। राहत खां की औलाद अगान कहलाना और उनका पंजाब में विस्थापित हो जाना तक ही अंकित। पहला युद्ध हिसार के सिकदार मोहम्मद खां के साथ किया तो विजयी हुआ। तारीख राजपूत कायम खानी ने लिखा है कि दौलत खां जब शिकार करने गया तो उसकी बहरी उड़कर हिसार पहुंच गई। दौलत खां ने अपनी बहरी वापस मांगी तो मोहम्मद खां ने मना कर दिया। परिणाम स्वरूप यह युद्ध करना पड़ा। उसके पश्चात अपने नाम से फतेहपुर की उत्तर की और दौलताबाद नामक गांव बसाया, जो वर्तमान में फतेहपुर का ही एक हिस्सा बन गया है। उसको लोग दरे दौलत खां भी कहा करते थे। दूसरा युद्ध आबूसार में हुआ। झुंझुनू के नवाब भीकन खां ने नुआ के नवाब मोहम्मद खां को काफी परेशान किया हुआ था। मोहम्मद खां ने दौलत खां से सहायता मांगी थी। तब दौलत खां ने सहायता के रूप में अपने पुत्र नाहर खां को नुआ की रक्षा हेतु भेजा। नाहर खां ने आबूसार के मैदान में भीकन खां को परास्त किया था। मोहम्मद खां को सन 1525 ईस्वी में झुंझुनू की नवाबी प्राप्त हुई। तो फतेहपुर परिचय के अनुसार नवाब दौलत खां ने संवत 1569 में 120 गांव राव, लोन करंजी, बीकानेर को इस शर्त पर दिए कि वो झुंझुनू के नवाब के आक्रमण के समय उसकी सहायता नहीं करे। नवाबों में अत्यधिक न्यायप्रिय होने का यश भी उसे ही मिला है।
उसके शासन में ही फतेहपुर में लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बना। प्रचलित प्रवाद है कि सेवा भी उसी नवाब के क्षेत्राधिकार में था। सेवा आज भी डीडवाना तहसील में स्थित है। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि डीडवाना तक उसका क्षेत्राधिकार रहा होगा। ये बादशाह सिकंदर लोदी का समकालीन था। फतेहपुर परिचय के मुताबिक उसकी मृत्यु संवत 1570 अर्थात सन 1513 ईस्वी में हुई थी। इसने उम्मेद कंवर तंवर और महाकंवर निर्वाण से शादियां की और दोनों से उसके 3 पुत्र हुए, नाहर खां, होबान खां और वाजिद खां। फतेहपुर परिचय में होबान खां का नाम जोबन खां अंकित किया गया। नवाब दौलत खां को भी किले में दक्षिण की तरफ दफना दिया गया। बीकानेर के राव लूणकरण की पुत्री से विवाह किया। बहादुर होने के साथ विलास प्रिय भी था। इसने कई पात्रियां रखी हुई थी तो नाच गाने का भी शौकीन था। उसने फतेहपुर के उत्तर और दक्षिण में 4-4 कोस की दूरी पर एक गांव आबाद किया तो उनको नाहरसरा नाम दिया। चित्तौड़ के राणा ने नागौर पर आक्रमण किया। उस वक्त नाहर खान नागौर की सहायता हेतु वहां पहुंचा था, लेकिन बिना युद्ध के ही सेनाएं लौट गई। वापसी में नाहर खान ने अजमेर के कई गांव लूट लिए। तब अजमेर के जगमाल पवार ने मकराना के ताल में नाहर खान पर आक्रमण किया, जहां नाहर खान की जीत हुई। तारीख राजपूत कायम खानी के मुताबिक उस युद्ध का समय सन 1526 से 1528 ईस्वी के बीच का था। जिस समय नाहर खान नवाब बना, दिल्ली की बादशाहत अस्थिर थी। उसके शासनकाल में दिल्ली पर 5 व्यक्तियों ने बादशाहत की, कभी पठान और कभी मुगल। यही कारण था कि फतेहपुर संवत 1600 ईस्वी में अर्थात सन 1543 ईस्वी में दिल्ली से स्वाधीन हो गया। ये नाहर खां की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तारीख राजपूत कायम खानी के मुताबिक सन 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी नारनौल होता हुआ फतेहपुर आया और नाहर खां ने उसके साथ अपने बड़े पुत्र फदन खां को सेना लेकर जोधपुर भेजा था। इस युद्ध में शेरशाह विजयी तो मालदेव परास्त हुआ था। नाहर खां का तीसरा लड़का दिलावर खां चूरू का जागीरदार था, जो आजाद ख्याल का था। मालदेव के राठौड़ों ने उसे भोज पर बुलाकर उसकी हत्या कर दी। सन 1541 में ही मालदेव ने चूरू और भादरा सहित कई गांवों पर अधिकार कर लिया। कुछ इतिहासकारों ने दिलावर खां को चौधरी अंकित किया, जो कि सही नहीं है। यह क्षेत्र जाटों का था और जाटों में मुखिया को चौधरी कहते थे, इसलिए हो सकता है कि उसे भी चौधरी कहा हो। लेकिन वो दिलावर कायम खानी था और उसकी औलाद दिलावर खानी कहलाती है। नाहर खां ने 2 शादियां की थी। पहली शादी वजीर कंवर से, जो राव लूणकरण की पुत्री थी, तो दूसरी शादी शाम कंवर बीदावत से। रासा के अनुसार नाहर खां की मृत्यु सन 1545 में हुई। उसके 3 पुत्र थे, फदन खां, बहादुर खां और दिलावर खां। विवेचन से ज्ञात होता है कि ये सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं और शेरशाह का समकालीन था। अतः मौजूदा इतिहासकारों का तर्क है कि उसने संवत 1570 से 1602 तक नवाबी की थी, जो कि सही प्रतीत होता है। राजपुताना इतिहास में भी उसका कार्यकाल सन 1513 से 1545 ईस्वी तक। बिदावतों ने फतेहपुर के गांव में चोरी और लूट की वारदातें बढ़ा दी। इसके परिणाम स्वरूप फदन खां ने छापर और बीदासर में बिदावतों को हराकर उन्हें चोरी न करने की शपथ दिलवाई, तो अपने 120 गांव वापस फतेहपुर में मिला लिए। फतेहपुर परिचय में अंकित किया गया है कि उसने बिदावतों को हराया और कई भूमियों पर पुनः से विजय प्राप्त की। उसने चिड़ावा, छापोली, टोंक छिलरी और पोंख पर हमला करके उन्हें लूटा और उनके गांवों को जलाया। सभी गांव जिला झुंझुनू में स्थित हैं। उसने फतेहपुर से उत्तर में 3 कोस पर फदनपुरा नामक गांव बसाया। फखरुल तारीख में इसकी मृत्यु संवत 1613 में होना अंकित है, जो सही है, जबकि रासा के मुताबिक संवत 1612 में हुई थी। उसने 5 शादियां की। उनके नाम इस प्रकार से हैं: सूजा शेखावत की पुत्री महाकंवर, राज कंवर तंवर, बीदासर के जोध सिंह की पुत्री प्रेम कंवर, शिवानी के मालदेव की पुत्री राजबाई और नोआ के मोहब्बत खां की बेटी मालम बेगम। इसके 3 पुत्र ताज खां, फिरोज खां और दरिया खां, साथ ही एक बेटी चांद बीबी हुई। चांद बीबी का विवाह बादशाह अकबर से हुआ था। दूसरे इतिहासकार इसी चांद बीबी को ताजबानो अंकित करते हैं। यही नाम सही प्रतीत होता है क्योंकि इस महान कवयित्री ने अपनी काव्य रचनाओं में ताज शब्द अंकित किया है। हो सकता है ताज उसका उपनाम भी रहा हो, लेकिन यही नाम अत्यधिक
खींची चौहान हिस्ट्री के पृष्ठ 323 के मुताबिक उसने अलवर और रेवाड़ी पर 2 दफा चढ़ाई कर विजय पाई। उसने सारण, खारकड़ी और लक्ष्मणगढ़ को लूटकर मलिक ताज को भारी क्षति पहुंचाई थी। ताज खान ने बाद में अपनी बहन का विवाह अकबर से किया। आदम खां कायम खानी कौन था, उसके बारे में विस्तृत विवरण नहीं है। परिणाम स्वरूप संवत 1613 के अंत में अर्थात 1656 ईस्वी में फतेहपुर 11 वर्षों तक स्वाधीन रहकर वापस मुगलों की मातहती में चला गया। उसने फतेहपुर से 3 कोस की दूरी पर ताजसर उर्फ तायसर गांव आबाद किया। उसने गज सिंह चौहान की बेटी करम कंवर और कल्याण सिंह राठौर की पुत्री से शादियां की। इन शादियों से उसके 8 पुत्र मोहम्मद खां, महमूद शेर खां, जमाल खां, मुजफ्फर खां, हैबत खां, हबीब खां और जलाल खां थे। मोहम्मद खां की मृत्यु ताज खां के शासन में ही हो गई थी। मोहम्मद खां ने 5 शादियां की। उसकी पत्नियों के नाम राजकंवर तंवर, हूर कंवर चौहान, लाखन सिंह भाटी की पुत्री, महाकंवर राठौर मांडू और सुखराम मल पवार की पुत्री। ये सभी उसकी पत्नियां थी। ताज खां की मृत्यु संवत 1621 में होना कुछ लोगों ने माना है, लेकिन उसके पुख्ता आलेख उपलब्ध नहीं है। फतेहपुर परिचय में उसकी मृत्यु सन 1570 ईस्वी में होना लिखित है। वहीं तारीख राजपूत कायम खानी ने सन 1588 ईस्वी में अंकित किया है, जो कि सही प्रतीत नहीं होती, क्योंकि मौजूदा इतिहासकार अलफ खां को सन 1570 ईस्वी में नवाब बनना 5 शादियां की थी। हैबत खां पवार की पुत्री हनीफा बानो, दीपचंद चौहान की पुत्री महाकंवर, प्रताप सिंह बीदासर की पुत्री गुमान कंवर, समद खां निर्वाण की पुत्री महाबानो, नवाब बहादुर खां की पुत्री दौलत बानो, ये सभी उसकी पत्नियां थीं। बादशाह अकबर ने उसको फतेहपुर का स्वामी और मनसबदार माना। साथ ही सलीम ने पहली बार लाल मोहर का पट्टा जारी किया और नरहर की जागीर भी बख्शी थी। लाल मोहर का पट्टा स्थायी अधिकार का द्योतक था। इस पट्टे के दिए जाने के पश्चात जागीर के परिवर्तन या बेदखल का भय नहीं रहता था। इसको अलतुंत मघा कहा जाता था और ये अति विश्वसनीय व्यक्तियों को ही मिलता था। अलफ खां के 2 भाई और थे, जिनका नाम इब्राहिम खां और समस्त खां था। अलफ खां ने नवाब बनने के बाद अपने भाइयों को फतेहपुर से दक्षिण पश्चिम में स्थित मांडेला की जागीर सौंपी। उसके भाई इब्राहिम खां की औलाद इब्राहिम खानी और इब्राहिम खां के बेटे साहिम खां, इनायत खां की औलाद साहिम खानी और इनायत खानी कहलाती है। झुंझुनू का समकालीन नवाब शमस खां द्वितीय था, किंतु उसके भाई उसकी परवाह नहीं करते थे। तब अलफ खां ने शमस खां को भी अकबर से मनसब दिलाकर उसकी स्थिति मजबूत की। बादशाह अकबर ने पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध करने के लिए राजा जगत सिंह के साथ नवाब अलफ खां को भेजा, जिन्होंने धमीरा उर्फ धर्महरी द्रवन लोगों को पराजित कर राजा त्रिलोक चंद को बादशाह के समक्ष पेश किया। यह समय सन 1593 ईस्वी के आसपास का है। संवत 1632 में हल्दी घाटी के युद्ध में बादशाह की सेना में अलफ खां भी सम्मिलित हुआ। संवत 1641 में उसको राजा मानसिंह के साथ काबुल भेजा गया। काबुल विजय के पश्चात अलफ खां वापस दिल्ली आया। सलीम ने राणा पर चढ़ाई की तो फतेहपुर नवाब अलफ खां और झुंझुनू नवाब शमस खां के साथ रहे। अलफ खां को सादड़ी का थाना सौंपा गया और शमस खां को उंठाले का थाना। दोनों ने अपने शत्रुओं को पराजित किया। उस वक्त उसका मनसब 800 जात और 800 घुड़सवार थे, जिसकी पुष्टि भी पंडित झाबरमल शर्मा द्वारा की गई। संवत 1662 में अकबर की मृत्यु के बाद सलीम ने उसे 2 हजारी और 1500 घोड़ों का मनसबदार नियुक्त किया। संवत 1670 में सलीम ने बीकानेर राजा दलपत सिंह को दबाने के लिए दीवान अलफ खां को सिरसा भेजा, जहां दलपत सिंह नवाब जयाबुद्दीन को हराकर शाही खजाना लूट चुका था। दलपत सिंह ने दीवान अलफ खां से समझौता कर लिया और सलीम की शरण में आ गया। सिरसा वापस मुगलों के अधीन हुआ तो बीकानेर में असली उत्तराधिकारी सूर सिंह को गद्दी मिली। फतेहपुर परिचय में राजा दलपत सिंह को गिरफ्तार कर उसे अजमेर के किले में कैद करना अंकित किया गया है। दीवान अलफ खां ने पठानों को साथ लेकर भिवानी पर आक्रमण कर जाटों एवं जादलों को मुगलों के अधीन किया और
मेवात जीतकर उसे भी मुगलों के अधीन किया। बाद में शहजादा परवेज के हमरकाब रहकर मलकापुर पर मुगलों का अधिकार करवाया। संवत 1682 में अलफ खां उत्तरी पंजाब का फौजदार नियुक्त हुआ था। अंत में दीवान अलफ खां को दक्षिण विजय के लिए भेजा गया तो मलकापुर का थाना दिया गया। वहां दक्षिण विजय के पश्चात दीवान अलफ खां दक्षिण में ही रहा। संवत 1686 में अलफ खां ने अपनी सेना अफगान साहब अली खां की सहायता हेतु भेजी और कुछ ही सेना से कांगड़ा में युद्ध जारी रखा। कम सैनिक होने के चलते अलफ खां युद्ध में शहीद हुआ। साहिम खां सदैव ही हर अभियान पर अलफ खां के साथ ही रहा और उसके साथ ही शहीद हुआ। कुछ इतिहासकार इस तारीख को हिजरी संवत 1683 मानते हैं और रमजानी की 28 तारीख बताते हैं, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों के विश्लेषण से यह सन 1626 ईस्वी बैठता है, जो कि सही प्रतीत होता है। कुछ इतिहासकार इनका इंतकाल 1626 ईस्वी 28 रमजान 1035 हिजरी मानते हैं। दीवान अलफ विक्रमी संवत 1686 सन 1626 ईस्वी में फौत हुआ। अलफ खां के 5 पुत्र थे, दौलत खां, न्यामत खां, शरीफ खां, जरीफ और फकीर खां। नवाब अलफ खां की लाश संदूक में रखकर फतेहपुर लाई गई। दीवान जी की दरगाह बड़ी आलीशान और चमत्कारी बताई जाती है। में बात करने जा रहे हैं। दौलत खां अपनी पिता की मौत के बाद 1626 ईस्वी में फतेहपुर का नवाब बना। जहांगीर ने उसे कांगड़ा का गढ़ देकर उसका मान बढ़ाया था। बादशाह जहांगीर ने उसको सन 1627 ईस्वी में कांगड़ा जिले का किलेदार नियुक्त किया। पूर्व में उसने अपने पिता के शासनकाल में उसकी अनुपस्थिति में फतेहपुर को संभाला था। जहांगीर के समय उसने बिदावतों को हराकर उनके गांव जलाकर उन्हें शांत किया। तो 1644 ईस्वी में शाहजहां के दरबार में जब अमर सिंह राठौर ने सलावत खां को मारा, तब शाहजहां ने दौलत खां को नागौर पर कब्जा करने के आदेश दिए। इस पर दौलत खां ने अपने लड़के ताहिर खां को नागौर भेजकर वहां शाही अधिकारी स्थापित किया था। दौलत खां ने बादशाह के कहने पर पटौरी और रसूलपुर के कछुआओं को हराकर पट्टी पर कब्जा किया। ये पट्टी अंत तक उसके कब्जे में रही है। उसने काफी समय लोहारू में गुजारा। अंत में उसे ठट्टा का सूबेदार नियुक्त किया। तब जाकर कंधार के किले की रक्षा हेतु मनोनीत किया गया। बादशाह नामा के मुताबिक विदावास और कुमुक नहीं पहुंचने के कारण दौलत खां ने 11 फरवरी 1649 को कंधार शाह अब्बास द्वितीय को सुपुर्द कर दिया। इतिहास के पन्नों पर दौलत खां को लेकर बहुत सी बातें हैं। कहते हैं कि दौलत खां ने अपने पिता की जागीर नाहर खां को हराकर प्राप्त की थी। बाद में नाहर खां की बेटी से अपने बेटे का विवाह कर उसे माफ भी कर दिया। उदयपुरवाटी, खंडेला और रेवासा को भी दौलत खां ने अपने अधिकार में ले लिया था, किंतु अलफ खां की मृत्यु के पश्चात वो 14 वर्ष तक कांगड़ा, फिर काबुल और अंत में पेशावर जाकर रहने लगा। दौलत खां के पुत्र ताहिर उर्फ नाहर खां को शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नागौर का पट्टा दिया। नाहर खां ने फतेहपुर पहुंच सेना एकत्रित कर नागौर छीनकर अपने कब्जे में कर लिया। कुछ दिन बाद वो अपने पिता के पास बलक पहुंचा, जहां उसकी मृत्यु हो गई। दौलत खां ने राजकंवर राठौड़ निवासी बीदासर और मंडावर के चौहानों की लड़की से शादियां की थी। इससे 3 बेटे पैदा हुए, ताहिर उर्फ नाहर खां, मीर उर्फ मेहर खां और असद खां। ताहिर, जिसने सन 1645 ईस्वी में नागौर पर अधिकार किया था, जिन्होंने 3 शादियां की। पहली 2 मीर कंवर कच्छावा और सदार कंवर शेखावत से, और तीसरी नाहर खां अफगानी निवासी बरहड़ की पुत्री से, जिसका इंद्राज भाटो ने दर्ज नहीं किया, लेकिन उसी से अलफ खां उर्फ असद खां पैदा हुआ था। ताहिर खां ने सन 1646 ईस्वी में नागौर के किले के पास एक मस्जिद का निर्माण करवाया और नाहर सर गांव आबाद किया। ताहिर की मृत्यु सन 1600 ईस्वी में बलख में हुई थी। उसकी लाश फतेहपुर जाकर दफन। खां सन 1680 ईस्वी में अपने भाई के समय ही नवाब बना। वो ज्यादा बहादुर और बुद्धिमान नहीं था। उसने अपने नाम से दीनदारपुरा गांव आबाद किया। फतेहपुर परिचय में उसे कम अक्ल और शक्तिहीन अंकित किया गया है। उसकी पत्नी आलम खां की पुत्री अजीजा बीबी थी। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि डीडवाना का दीन दरवाजा दीनदार खां के नाम से ही बना है। दीनदार खां के बारे में और जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए
डेजर्ट टाइम्स टीवी, आपकी आवाज। अगस्त 1661 में राठौरों ने जब डीडवाना पर आक्रमण किया तब उसे डीडवाना के कायम खानियों की सहायता की थी। इसकी वजह से डीडवाना नवाब सरदार खान शानी के समय तक कायम खानियों के पास ही रहा। अप्रैल 1681 ईस्वी में डीडवाना का दीन दरवाजा इसी के नाम से बनाया गया था। इसके 2 लड़के थे, रशीद खां और मुजफ्फर खां। उसके पोते सरदार खान ने ही राजकाज छीनकर उसे सन 1703 ईस्वी में गद्दी से हटा दिया था। मुजफ्फर खां के एक लड़का अब्दुल्ला खां हुआ। अब्दुल्ला खां से मंगल खां, मंगल खां से अकबर खां और अकबर खां से अमरुद्दीन खां। इन्होंने दक्खन हैदराबाद के निजाम के तहत सेवा कर अपनी जिंदगी बिताई। द्वितीय ने बादशाह फरूख सियार के शासनकाल में अति शक्तिशाली सैयद बंधुओं अब्दुल्ला और हुसैन अली का विश्वास और समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी बहन का विवाह हुसैन अली से करवा दिया। इसी वजह से झुंझुनू पर सन 1718 ईस्वी में आक्रमण करके वहां का नवाब बन बैठा। बादशाह मोहम्मद शाह के शासन में सैयद बंधु मारे गए और नवाब फाजिल खां एवं रोहल्ला खां ने फतेहपुर से वापस झुंझुनू छीनकर अपना अधिकार कर लिया। मुस्लिम इतिहासकार लिखते हैं कि सन 1725 ईस्वी में सरदार खान ने बरवा के भोजराज जी के वंशज केशरी सिंह और सुख सिंह का कत्ल करवा दिया था। उसमें टोंक छिलरी का शार्दुल सिंह शेखावत भी मौजूद था। नवाब के इस षड्यंत्र का भुआणवासी पठान को ज्ञान था। ये पठान जब उदयपुर वाटी में घोड़े खरीदते वक्त बीमार हो गया तब शार्दुल सिंह ने उसकी चिकित्सा करवाई थी। इसी एहसान के फलस्वरूप इस पठान ने शार्दुल सिंह को उस षड्यंत्र से अवगत करवा दिया। परिणाम स्वरूप शार्दुल सिंह इस षड्यंत्र से बच गया, किंतु किशोर सिंह, फतेह सिंह, सुख सिंह, शंभू सिंह, केशरी सिंह वगैरह कई अन्य शेखावत सरदार इस षड्यंत्र के शिकार हो गए। वो अश्विन शुक्ल पूर्णिमा का दिन था। परिणाम स्वरूप शार्दुल सिंह के नेतृत्व में समस्त शेखावत सरदार सवाई जयसिंह की योजना के अनुसार कायम खानी प्रशासन को समाप्त करने हेतु शक्ति संगठन करने में जुट गए। कहते हैं कि सरदार खान ने एक तेलन से निकाह किया था और बाद में उसी तेलन के नाम से एक तेलिन महल बनाया था। सरदार खां का एक तेलिन से एक लड़का हुआ जिसका नाम महबूब था। नवाब इस लड़के को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। शेखावटी प्रकाश के लेखक श्री शास्त्री ने लिखा है कि तेलिन को पत्नी बना लेने के कारण समस्त कायम खानी सरदार नवाब सरदार खां से नाराज हो गए, किंतु सरदार खान ने इसकी परवाह न करते हुए कायम खानियों के स्थान पर तेलियों को सैन्य साधन, घोड़े और शस्त्र दे दिए। नवाब की बेगम और दीगर कायम खानियों ने सरदार खां के खिलाफ विद्रोह कर दिया। नवाब की बेगम अपने पिता महमद खां के पास चली गई। महमद खां कायम खानी सरदारों को लेकर सीकर के राव शिव सिंह शेखावत के पास पहुंचा और यह तय किया गया कि कामयाब खां को नवाब बनाने में सहायता करने की सूरत में कायम खानी राज्य के सीकर की सीमा से लगे 25 गांव सीकर को भेंट किए जाएंगे और कामयाब खां सीकर की सहमति से ही फतेहपुर का प्रशासन चलाएगा। राव शिव सिंह ने प्रार्थना कर कासली के राम सिंह को बुलवाया। शिव सिंह, राम सिंह और कायम खानी सरदारों ने मिलकर संवत 1788 में फतेहपुर पर आक्रमण कर सरदार खां को परास्त कर दिया। 1000 रुपए की वार्षिक किश्त और 25 गांवों के भेंट स्वरूप देने की शर्त के साथ ही कामयाब खां उर्फ कायम खां फतेहपुर का नवाब बना। सरदार खां घायल अवस्था में अपनी तेलिन प्रेमिका के साथ नारनौल चला गया, जहां उसका देहांत हुआ। सरदार खां और चूरू के उनके मित्र इंद्र सिंह को लेकर एक कहावत इतिहास में लिखी है। देखिए क्या कहता है इतिहास इनकी दोस्ती को लेकर। इंदे धाली डूमनी तेलन धरी नवाब, सादा से वादा करे जीते किसो नवाब। इसके अतिरिक्त दूसरी कहावत भी काफी प्रचलित हुई। खान ज्यादा खेती करे तेली चढ़े तुरंग, नवाब तेरे राज का कैसा ये कुरंग। इसके अधिकार क्षेत्र में कटराथल, जुलियासर, सिलोटा और पाटोदा की कुल 4 पट्टियां रही थी। राव शिव सिंह का श्वसुर भाव सिंह बिदावत इसका कामदार नियुक्त हुआ। कामयाब खां उर्फ कायम खां ने थोड़े दिन पश्चात ही 25 गांव सीकर को देने में आनाकानी प्रारंभ कर दी और भाव सिंह बिदावत और चूड़ी बेसवा के कायम खानियों को भी अपने क्षेत्राधिकार से न केवल निकालकर बाहर किया बल्कि उनके आवागमन पर भी रोक लगा। खानियों के प्रशासन को समाप्त करने हेतु स्वाई
जय सिंह से आज्ञा प्राप्त की। कासली के राम सिंह, दातारामगढ़ के गुमान सिंह, उदयपुर वाटी के सलेदी सिंह और गोपाल सिंह भी झुंझुनू और सीकर के साथ एकजुट हो गए। ये तय किया गया कि विजय के पश्चात फतेहपुर के गांव के 5 हिस्से होंगे, जिनमें से 2 भाग राव शिव सिंह को और एक भाग गुमान सिंह, गोपाल सिंह और शार्दुल सिंह को मिलेंगे। राजपूतों ने एकजुट होकर सन 1736 में फतेहपुर पर राव शिव सिंह का अधिकार किया तो नवाब कायम खान ने भागकर कुचामन में शरण ली। संवत 1786 में झुंझुनू पर राव शार्दुल सिंह ने पहले से कब्जा कर लिया। उसका छोटा भाई मुबारक खां भी कुचामन में ही रहा। उसके 2 भाई अलफ खां और मुजफ्फर खां वहीं फौत हुए, जिनकी कब्रें कुचामन में मौजूद हैं। नवाब कायम खां कुचामन में बीकानेर नरेश जोरावर सिंह के अधीन रहा था। जब मराठों ने राठौड़ों पर आक्रमण किया तो वो राठौड़ों की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया। सन 1751 ईस्वी में कायम खानियों ने सिंधी एवं बलूचियों की मदद से फतेहपुर पर चढ़ाई की और कब्जा कर लिया, लेकिन राव बुद्ध सिंह ने पुनः अपना कब्जा कायम कर लिया। सन 1774 में शाह आलम द्वितीय की सहायता से कायम खानियों ने पुनः शेखावतों के खिलाफ आक्रमण किया, जिसमें सभी कायम खानी सम्मिलित हुए। ये लड़ाई मांडन में हुई। सर्वे ऑफ खींची चौहान हिस्ट्री के पृष्ठ 327 के अनुसार इस लड़ाई में कायम खानियों की तरफ से पीरू खां बलोची और मित्रसेन अहीर भी थे। बड़वासी के अमानुल्लाह खां की मौत के पश्चात उसके भाई शादुल्ले खां, जो मैं परिवार के नवाब फरूख नगर के पास पहुंचा और वहीं रहने लगा था, अपने भाई की मौत का बदला लेने हेतु झुंझुनू पर चढ़ाई की लड़ाई में शरीक हुआ। इस वक्त झुंझुनू का शासक नवल सिंह था। राव नवल सिंह ने महाराजा जवाहर मल भरतपुर और जयपुर से फौजी कुमक प्राप्त की। मांडन, जो कि रेवाड़ी से 24 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है, वहां दोनों फौजें आमने सामने हुई। शायद कायम खानियों की तरफ से वो सबसे बड़ी लड़ाई थी। इसमें पीरू खां बलूची मारा गया। कुछ लोगों का मानना है कि संवत 1822 सन 1765 ईस्वी में हुई, तो कुछ का मानना है कि यह सन 1759-60 ईस्वी में हुई। शार्दुल खां, उसका भाई नाथू खां, उसका पुत्र अब्दुल्ला खां, उसके भतीजे इतवार खां, फतेह खां, पुत्रान मदारी खां, भतीजा मिश्री खां, चाचा एवज खां भी इस लड़ाई में शहीद हुए। करीब 100 इल्मान सरदार काम आए। राव नवल सिंह ने इनकी औलाद के ग्राम झांझोत और बामनवास मिलाकर भूम देकर बसाया और इनकी मांग पर डांढोत भी दे दिया। राहत खां, जो कि शादुल्ले खां का पोता था, उसने ढांडेत को अपनी रिहाइश बनाया, किंतु झुंझुनू के बंटवारे पर ढांडोत राहत खां के कब्जे से निकल गया। तब उसे नरहड़ और बामनवास में 1,000 बीघा भूमि दी गई। राहत खां ने राव खेतड़ी की सेवा स्वीकार की। राहत खां की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र शमसुद्दीन खां और शमसुद्दीन खां की मृत्यु के पश्चात उसके बेटे नत्थू खां ने खेतड़ी की खिदमत जारी रखी। इसी प्रकार कायम खानियों ने दिल्ली और अलग अलग स्थानों से मदद लेकर 12 दफा फतेहपुर पर आक्रमण किया, किंतु फतेहपुर लेने में नाकाम रहे और छिन्न भिन्न हो गए। झुंझुनू का नवाब रुहेल खां और फतेहपुर का नवाब कामयाब खां दोनों दिल्ली पहुंचे, जहां उन्हें बादशाह मोहम्मद शाह ने अपना मनसबदार बनाकर राव तिरमल के स्थान पर जगह दी। कामयाब खां कुछ दिन दिल्ली रहकर वापस कुचा। लॉकेट ने अपने जनरल मई जून 1831 में उल्लेखित किया है कि मोहम्मद खां के निमंत्रण पर साहूकार, महाजन और ब्राह्मण समाज के काफी प्रतिष्ठित व्यक्तिगण हिसार, आगरा से आकर झुंझुनू आबाद हुए और झुंझुनू के विकास में अपना सक्रिय योगदान दिया। सही अर्थों में झुंझुनू सन 1450 ईस्वी में आबाद हुआ था। मोहम्मद खां के इंतकाल के बारे में अलग अलग विचार हैं। तारिक राजपूत कायम खानी के अनुसार मोहम्मद खां सन 1450 ईस्वी में बीमार हो गया था और हांसी चला गया, जहां वो बीमारी की वजह से फौत हो गया। हांसी में ही उसका 4 कुतुब दरगाह में मकबरा स्थित है। नवाब मोहम्मद खां के 3 पुत्र थे, शम्स खान, आलम खान और भवन खान। मोहम्मद खां के इंतकाल के पश्चात उसका पुत्र शमस खां सन 1450 ईस्वी में झुंझुनू का नवाब बना। इस नवाब के लिए यह मशहूर है कि उसने जनता की भलाई के लिए झुंझुनू के पास बीहड़ छुड़वाया था। जैन ग्रंथ त्रिलोक दीपक प्रशस्ति में स्वस्ति से 1516 आषाढ़ बुधि 5 भूम वासेर झुंझुनू शूत्र स्थाने शक्ति भूपति प्रजापालक शमस खान विजय राज्य अंकित है। शम्स खां ने राव जोधा की पुत्री सीत कंवर से शादी की थी।
शमस खां की एक पुत्री का विवाह बहलोल लोदी के पुत्र से हुआ था। इसकी एवज में बहलोल लोदी की बहन से शमस खां ने शादी की थी। यही कारण था कि झुंझुनू के जोधपुर और दिल्ली दोनों से मधुर संबंध हो गए। नवाब शम्स खां ने कई युद्ध किए। आइए एक नजर डाल लेते हैं शम्स खां के युद्ध के बारे में। तारीख राजपूत कायम खानी के अनुसार शमस खां का महाराणा कुंभा के साथ सन 1455 ईस्वी में युद्ध हुआ। कुंभा ने इसलिए युद्ध किया क्योंकि शमस खां राव जोधा का दामाद था और कुंभा उससे नवाबी से हटाना चाहता था। इस युद्ध में कुंभा नाकाम होकर लौट गया। उसके पश्चात उसने शमसपुरा बसाया जो झुंझुनू से 5 किलोमीटर पूर्व में स्थित था। शम्स खां ने जोड़ों के जीर्ण शीर्ण भग्नावशेषों पर गढ़ का निर्माण करवाया। कालांतर पर नए नए भवनों के बनाए जाने पर यह 9 महला कहलाया गया। स्थानीय जानकारी और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पाया गया है कि झुंझुनू का शम्स तालाब शम्स खां द्वारा निर्मित करवाया गया था। इसके एक तरफ भव्य सीढ़ियां बनी हुई हैं तो दूसरी तरफ बड़ा गऊ घाट है। इसी प्रकार लगभग 1458 ईस्वी में 20 मुरब्बा भूमि का चारागाह छोड़ गया था जो अब काफी छोटा हो चुका है। उसने अपनी बेगम के नाम से भी एक तालाब बनवाया था जिसे शीत तालाब कहते थे। तारीख राजपूत कायम खानी के अनुसार नवाब शम्स खां के 4 पुत्र थे, मुबारक खां, फतेह खां, अहमद खां, हासम खां, जबकि मौलवी अता मोहम्मद के अनुसार मुबारक खां, हासम खां और अहमद खां 3 ही पुत्र थे। इस प्रकार दोनों इतिहासकारों में भारी मतभेद है। तारीख राजपूत कायम खानी बाद में लिखी